कि ये टर्मिनोलॉजीज हैं कौन कौन सी। तो पहले हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी थ्योरी की टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लेते हैं। रैंडम वेरिएबल, द वेरिएबल हमने पहले समझ लिया था कि वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल हमारे पास किस टाइप के होते हैं, ठीक है, पर फिर भी मैं आगे बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। नंबर 1 टर्मिनोलॉजी इज अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली चीज रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, यू कैन से एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट इज satisfied the following two values। यहाँ पर दो कंडीशंस अगर फॉर एग्जांपल इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर सेटिस्फाई होती हैं तो ये एक्सपेरिमेंट आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें। नंबर 1, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं हम जिसका एटलीस्ट मोर देन वन पॉसिबल आउटकम होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन क्या, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। मतलब जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हो तो ये वो एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसका कम से कम एक से ज्यादा आउटकम्स होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जिसकी आउटकम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रोलिंग अ डाइस, आप एक डाइस को रोल करो, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, आपने क्या किया, एक डाइस को रोल किया। जब आपने रोल किया कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 6 आउटकम्स आ सकते हैं। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सा आएगा? नो। तो ये दोनों कंडीशन यहां पर सही हो रही है। दैट मीन्स दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहीं पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पेन है, मैं जैसे इसको यहां पर ड्रॉ करूंगा तो क्या आउटकम आएगा, लाइन ड्रॉ होगी। पर ये लाइन ड्रॉ क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ लाइन ड्रॉ होगी? यस, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्योंकि उसमें से लाजमी लाइन ड्रॉ होगी। तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है क्योंकि आपको इसका आउटकम पता है, ऑलरेडी मालूम है कि इसका आउटकम यही आने वाला है। आपको दिख रहा है कि ये ब्लू कलर की पेन है, ये लिखेगी तो ब्लू कलर में ही लिखेगी। दिस इज नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्यों? क्योंकि आपको उसका आउटकम ऑलरेडी मालूम है। हम रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं जो जिस एक्सपेरिमेंट का हमें आउटकम पता ना हो और उसके मोर देन वन आउटकम हो। अब एक ब्लू पेन लिखेगी ब्लू, इसमें आउटकम भी कितना आएगा, एक ही आएगा कि ब्लू कलर आने वाला है। तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स नहीं होते। अब फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी, तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर याद हो आप लोगों को। अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट रोलिंग अ डाइस, तो रोलिंग अ डाइस एवरी सिंगल आउटकम का क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, 1/6। मतलब एक एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहीं पर अगर दो एक्सपेरिमेंट्स एक साथ रन कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रोलिंग 2 डाइस टुगेदर, तो अब एक आउटकम का क्या आ सकता है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी 2/12। सही, 2/12 आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एक आउटकम का, ठीक है। तो कहने का मकसद यहाँ पर कि जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो इस तरीके से निकालते हो, तो ये फॉर्मूला याद हो आपके दिमाग में, क्योंकि बार बार मैं ये आपसे पूछता रहूंगा कि बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। When we are saying about this is the example of a random experiment, as I already told you, जब आप दो डाइस करो या सिंगल डाइस भी करते हो तो आपको मालूम है कि आपके पास मल्टीपल आउटकम्स आने वाले हैं और ये आउटकम्स मैं प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। दैट मीन्स दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। Another terminology is known as trial. Now what is trial? Trial refers to a single execution of a random experiment. Each trial produces an outcome. जब आप ट्रायल की बात करते हो, वंस आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, दिस इज द सिंगल ट्रायल। जब आपने 2 बार परफॉर्म किया, नाउ द ट्रायल्स आर 2। जब आपने 3 बार परफॉर्म किया तो नाउ 3 ट्रायल्स आर परफॉर्म ऑफ अ सिंगल रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये ट्रायल का मतलब क्या होता है कि वंस एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब आप लोग परफॉर्म करते हो तो वो आपका सिंगल ट्रायल होता है। और एक चीज याद रखें, जब आप एक ट्रायल परफॉर्म कर लेते हो तो उसका एक आउटकम आपके पास जाहिर सी बात है आ जाएगा, ठीक है। वो तो आगे है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें अब उसको हम उससे रिलेट करेंगे आगे जाके, फिलहाल छोड़ दो उसको। आउटकम क्या है?
अभी हमने बात की हमसे बार बार कि भाई आउटकम आएगा, आउटकम आएगा। व्हाट इज द आउटकम? आउटकम रिफर्स टू अ सिंगल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल। एक ट्रायल का जो पॉसिबल रिजल्ट आता है वो हमारा आउटकम कहलाता है। लेकिन ये आउटकम आता कहां से है? फ्रॉम सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? कौन बोल रहा है? हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलो। एक नहीं, फेवरेबल नहीं है ये, पॉसिबल आउटकम्स नहीं, ठीक है, फेवरेबल आगे आएगा। कहने व्हाट इज बेसिकली सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन अकर। जो हो सकते हैं, अगर आप बात कर रहे हो रोलिंग अ डाइस, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? 6, 1 2 3 4 5। फेवरेबल आउटकम कौन सा होता है कि मैं कह रहा हूं कि 2 कितनी बार आएगा। अब ये जो 2 है ये मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया। सिंपल सैंपल स्पेस की जब आप बात करते हो उसमें क्या होता है? सारे आउटकम्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और यू कैन से जनरली वन रैंडम एक्सपेरिमेंट विल हैव वन सेट ऑफ सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं, टॉस अ क्वाइन, ठीक है, आपने एक क्वाइन को टॉस कर दिया, कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 2। तो अगर आप यही एक ट्रायल मल्टीपल टाइम भी परफॉर्म करो, कितनी बार भी परफॉर्म करो, लेकिन एटलीस्ट उसका सैंपल सेट कितना होगा? 2 आउटकम्स के ऊपर बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिंपल। What is event here? For example, if I say event is a specific set of outcomes from a random experiment or process, essentially it is a subset of sample space. Now this is the favorable outcome that you want. When you're talking about event, what event you want to see? आप क्या event देखना चाहते हो from the random experiment? For example, rolling a dice, जब आप एक डाइस को रोल करते हो तो आपके पास 6 साइड्स आपके होते हैं, एक डाइस के अंदर 6 वैल्यूज आ सकती हैं, पर आप कह रहे हो कि मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 कितनी बार आएगा। तो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, सिंपल, 1/6। ये जो 5 जो आप चेक करना चाहते हो, 5, दिस इज द इवेंट, और यू कैन से माय फेवरेबल आउटकम, या जो मुझे आउटकम चाहिए। An event can include a single outcome or it can include multiple outcomes. For example, if I want to say that कि हमारे पास 5 या फिर ऑड नंबर कितनी बार आएंगे, इवन या ऑड नंबर में मैं चाह रहा हूं कि मैं डाइस को फॉर एग्जांपल रोल करता हूं तो ऑड नंबर कितनी बार आएंगे? ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5। यहां पर हमारे पास 1 3 5 ऑड नंबर है, तो अब मुझे ये देखना है कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 कौन बोल रहा है? 3/6 होगा, वो काट के 1/2 हो जाएगा आपका। वेरी गुड, तो ये तो मैथमेटिशियन बोल रहा है। देखिए आपको कितने इवेंट्स चाहिए, मतलब क्या आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, वो कितने हैं? 3 है, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 है। तो आप फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम कर दो, क्या बन जाएगा आपका? 3/6। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 3 1 और 3 2, तो ये जाएगा 1/2। पर आप भले 3/6 ही सोच लो ताकि समझ में आ जाए, ज्यादा 1/2 में नहीं जाए। 3/6 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी? कि ऑड नंबर्स कितनी बार आ सकते हैं। इस तरीके से जब आप इवन की बात करोगे तो आपको हो जाएगा 2/3, बल्कि 3/6 हो जाएगा वो भी, ठीक है, 2 4 6। These are the events. For example, I am saying this is a rolling a dice, ठीक है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, एक रोल करते वक्त हमारे पास आउटकम कौन कौन सा आता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। दिस इज योर सैंपल स्पेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है? सैंपल स्पेस। आया क्या हमारे पास? 3 इवेंट, क्या है? 3। हमें चेक करना है कि 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर 3 कितनी बार आ सकता है, या फिर मेरे को 3 देखना है। जब मैं डाइस करता हूं, फॉर एग्जांपल आप लोग लूडो खेलते हो, आपको पता है अगर 3 आएगा मेरा घर हो जाएगा, तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम क्या होना चाहिए? 3। तो अब वो आपका इवेंट कहलाता है। तो दिस इज योर इवेंट। मैं यहां लिख देता हूं,
एक और एक्सपेरिमेंट आपके पास यहाँ पर हो रहा है, व्हिच इज बेसिकली योर कॉइन टॉस। आप एक कॉइन को टॉस करते हो, आपके पास सैंपल स्पेस कितना होगा? 2 का क्या? हेड एंड टेल। आप क्या देखना चाहते हो? आप हेड देखना चाहते हो, तो नाउ हियर यू कैन सी वी हैव डिफरेंट हेड्स हियर। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं ऑफ डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रोलिंग अ डाइस हमने देख लिया, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। अब जब आप बात करते हो टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, तो 2 दफा जब आप उसको टॉस करते हो तो अब आपका सैंपल स्पेस क्या बनना चाहिए? सैंपल स्पेस कितना बनना चाहिए? 4 आएंगे। कैसे? या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो फिर टेल टेल आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं। 2 कॉइन्स है ना, एक में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, या एक में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, या एक में टेल आ गया, दूसरे में भी हमारे पास टेल आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट सैंपल स्पेसेस बन गए। लेकिन आपको क्या देखना है? मैं चाह रहा हूं कि पहले टेल आए फिर दूसरे वाले में हेड आ जाए। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? इवेंट बन जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल ये टीएच की मैं इवेंट निकालना चाहता हूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/4 कहलाएगा ये। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखना चाहते हो तो उसका क्या बनना चाहिए? 2/4 बन जाएगा ये, ठीक है। वरना ये 1/2 की कहलाएगा, नहीं बल्कि सॉरी 1/4 ही कहलाएगा, क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट को हम एक साथ मिला के चल रहे हैं, तो ये सिंगल एक्सपेरिमेंट कहला रहा है, ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, सिंगल कॉइन को, तो उसके आउटकम 2 होते हैं, ठीक है। 2 को करोगे तो आउटकम कितने होंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक था तो एक में से हेड का हमारे पास आउटकम का प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2। अगर 2 है तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? 2/4 कहलाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो वो ऑटोमेटिक 1/2 दोबारा बन जाएगा। लेकिन कहने का मकसद सिंपली 2/4 की वैल्यू यहां पर आपके पास आ रही है। अब इवेंट में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1 is simple event. What is simple event? Also known as an elementary event. A simple event is an event that consists of exactly one outcome. Simple बात है, simple event है। मतलब एक इवेंट, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस पर कोई ना कोई आउटकम आया, आपका कोई ना कोई फेवरेबल आउटकम हुआ, एक इवेंट था सिंपल, आपने वो इवेंट आपके पास आ गया या तो नहीं आया, ये 2 चीजें होंगी, ठीक है। अब ये जो इवेंट है ये सिंपल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन रोलिंग अ फेयर 6 साइडेड डाइस गेटिंग अ 3 इज अ सिंपल इवेंट, सिंपली, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और चीज को हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। अ कंपाउंड इवेंट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल इवेंट्स। मतलब यहां पर अब आपके पास आउटकम्स एक नहीं आएंगे, मल्टीपल आउटकम्स की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रोलिंग अ डाइस द इवेंट ऑफ इज रोलिंग अ ओड नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड इवेंट की बात कर रहे हैं, मैं सिंपली आपसे कह रहा हूं कि भाई एक डाइस को हम रोल करते हैं और मैं चाह रहा हूं कि 3 आ जाए, तो ये सिंपल इवेंट है। पर मैं चाह रहा हूं कि ऑड नंबर आ रहा है। अब ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास? या तो 1 आ सकता है, तब भी सही है, 3 आ सकता है, तब भी सही है, 5 आ सकता है, तब भी सही है। तो ये 3 डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं जो हमें चाहिए, या ये 3 डिफरेंट इवेंट्स आ सकते हैं यहां पर। दिस इज नॉन एज कंपाउंड इवेंट, जिसमें आपके पास मल्टीपल इवेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रोलिंग अ डाइस, the event rolling an odd number is a compound event because it consists of 3 simple events: rolling a 1, rolling a 3 and rolling a 5. Simple. एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू फ्लिप अ कॉइन एंड रोल अ डाइस। फॉर एग्जाम्पल हम 2 इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्या है? हम चाह रहे हैं कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्या कि एक रोलिंग अ डाइस विथ फ्लिपिंग अ कॉइन। 2 चीजें परफॉर्म कर रहा हूं एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, डाइस भी रोल कर रहा हूं, फ्लिप भी कर रहा हूं। अब फॉर एग्जाम्पल कॉइन को फ्लिप करते वक्त आपके पास हेड आ गया, तो क्या इसका अफेक्ट
डाइस रोल पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो कॉइन था। ऐसा ही है, वो तो कॉइन था। यहाँ पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा किसके ऊपर? आपके दूसरे इवेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक इवेंट अगर अगर होता है दूसरा इवेंट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉन एज इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब अगर एक इवेंट हो जाता है तो क्या दूसरा इवेंट होने की पॉसिबिलिटी पे कोई अफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो दैट इज योर इंडिपेंडेंट इवेंट। जब हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट पे तो यहां पर बेसिकली आपका अफेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इफ यू ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक। डेक ऑफ कार्ड के बारे में पता है? ताश के पत्ते तुमने भी सुने होंगे, इतने तो तुम शरीफ नहीं हो, हैं? सुना है ना? ताश के पत्ते कैसे होते हैं? कितने कार्ड्स होते हैं उसके अंदर? 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड में से अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 कार्ड्स निकाल लेता हूँ, मैंने कहा 2 कार्ड्स निकालो, एक मेरे पास आ गया यू कैन से किंग ऑफ हार्ट्स आ गया मेरे पास, और एक मेरे पास आ गया, नहीं हार्ट की नहीं किसी और की लेकर आता है, शेड्स ही, चलो चलो क्वीन ऑफ शेड्स आ गया फॉर एग्जांपल। अब एक मेरे पास कार्ड आ गया किंग ऑफ हार्ट्स का, तो क्या दूसरे इवेंट के टाइम पे किंग ऑफ हार्ट्स आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि एक डेक में एक किंग ऑफ हार्ट एक ही होता है। ये निकल गया, अब दोबारा वो नहीं आ सकता। तो एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट आप कह सकते हो। व्हाट इट सेज हियर, इफ यू ड्रॉ 2 कार्ड फ्रॉम अ डेक विदाउट रिप्लेसमेंट, the outcome of the first draw affect the outcome of the second draw because there are fewer cards left in the deck। जहां पर आपके पास, आप फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं। आपने कहा 52 कार्ड्स हैं, फर्स्ट इवेंट फर्स्ट टाइम मैं वो कार्ड निकाल रहा हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। दूसरी बार निकालूंगा तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/51 होगी। क्यों? क्योंकि वो एक निकल गया तो वो कलेक्शन ऑफ कार्ड कम हो गया अब हमारे पास, तो उसने उसको अफेक्ट कर दिया। तो यही तो कह रहे हैं, एक कार्ड निकल गया, ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हर हमने ये नहीं कहा कि कोई स्पेसिफिक कार्ड आना चाहिए, हमने कहा कि 2 कार्ड निकाल रहा हूं बस। अब पहली बार जो मैंने कार्ड निकाला, वो जो कार्ड कुछ भी आया, क्वीन ऑफ हार्ट्स आया, आपकी किंग ऑफ हार्ट्स आ रहा है फॉर एग्जांपल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/52। दूसरा कार्ड निकालूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/51। वाई? बिकॉज एक कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है, वो हमने वापस रिप्लेस नहीं किया उसकी जगह पर, वो हमने निकाल दिया। तो यहां पर अफेक्ट करता है, दैट इज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट इवेंट। अब एक और चीज इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 events are mutually exclusive or disjoint if they cannot both occur at the same time. For example, rolling a dice, the event roll a 2 and roll a 4 are mutually exclusive because a single roll of the die cannot result in both 2 and 4। What does it means? क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा यही वाला सेम एग्जाम्पल ले लेता हूँ, रोलिंग ए डाइस। आपने कहा कि मेरा फेवरेबल आउटकम्स है 2 आए या तो 4 आए, क्या दोनों आ सकते हैं? दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक आ गया तो वो दूसरे को आने नहीं देगा, क्योंकि वो एक दफा हुआ, आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया, आपके पास आउटकम आ चुका है। अगर दूसरा आ गया तो वो पहले को आने नहीं देगा, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चाहिए हमें दोनों में से कुछ भी हमें चलेगा, क्योंकि हमारे लिए जो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 2 भी है और 4 भी है। 2 या 4 तो बोल रहा हूँ सिंधी में, और इंग्लिश में हो जाएगा उर्दू वाला। हाँ ठीक है, 2 और 4 इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, वो दोनों साथ नहीं आएंगे, यही तो कह रहा हूँ। तो यही तो कह रहा हूँ कि मैंने यही तो बताया कि बेसिकली हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम्स है, मैं चाह रहा हूँ इन दोनों में से कुछ भी आ जाए। जब एक आ गया तो क्या वो दूसरे को आने देगा? नहीं आ देने देगा। क्यों? क्योंकि दोनों आउटकम एक साथ नहीं आ सकते। दिस इज वाई इट इज नॉन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर होता है एग्जॉस्टेड इवेंट। अब एग्जॉस्टेड इवेंट क्या होता है? अ सेट ऑफ इवेंट्स
is exhausted if at least one of the event must occur when the experiment is performed. When rolling a dice, the event roll an even number and roll an odd number are exhausted because one or the other must occur on any rule. What does it mean? एग्जॉस्टेड का मतलब है कि ये वो इवेंट्स हैं जिन्होंने लाजमी होना है परफॉर्म। आपने कहा 2 या 4 आए, जरूरी तो नहीं है कि 2 और 4 दोनों, इन दोनों में से भी कुछ आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ये नहीं कह सकते कि गारंटी है कि 2 और 4 में से ही कुछ आएगा। इट इज नॉट गारंटीड है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं कह रहा हूं कि इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा, तो आप दोनों में से कोई एक तो परफॉर्म होगा ही होगा इवेंट। क्यों? या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा, दोनों में से कोई एक लाजमी होना है। दैट इज नॉन एज एग्जॉस्टेड इवेंट हियर। इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टेड इवेंट। ये वो इवेंट्स हैं जो लाजमी अकर हो सकते हैं। समझ आ गया? कोई सवाल है तो टर्मिनोलॉजी में तो पूछ सकते हो आप इसमें। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? In simplest term, probability is a measure of likelihood that a particular event will occur. It is fundamental concept of statistics and is used to make predictions and inform decisions in a wide range of disciplines including science, engineering, medicine, economics and social sciences. Number one thing, what is probability? Basically हम probability की बात क्या क्यों करते हैं? इट इज बेसिकली द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ लाइकहुड, मतलब जो आपको चाहिए उसकी पॉसिबिलिटीज देखना चाहते हैं हम कि किसको कितनी परसेंटेज या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इवेंट परफॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि टुडे इट विल रेन, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग? 1/2, क्योंकि या तो वो रेन होगा या तो नहीं होगा। दिस इज द पॉसिबिलिटी, मतलब 50% आप कह सकते हो कि इन दोनों में से 50% चांस है। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती हैं फॉर रेनिंग। लेकिन अगर कोई सिंपल थोड़ा सा और आसान कर देता है, रोलिंग अ ट्वाइस, मतलब सॉरी टॉस अ कॉइन, ठीक है, टॉस अ कॉइन आप करते हो, आपको पता है कि ये इवेंट अकर होगा। अब इसमें हमारे पास दो आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि आपके पास हेड आए? 50%। कैसे? 1/2। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए टेल की क्या होगी तो आप कहोगे 1/2, क्योंकि वो भी हमारे पास टेल। 1/2 कहां से आया? नंबर ऑफ इवेंट या फेवरेबल आउटकम, मतलब सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम से हम यहां पर निकालते हैं। आपको क्या चाहिए था? आपको था कि एक दफा या तो हेड या टेल में से कोई एक वैल्यू आएगी, यही है ना? एक ही दफा आपको चाहिए, आपको हेड चाहिए, तो ये हेड कितने हैं? 1 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं? 2, तो 1/2। जिसको मैथ्स नहीं आती उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैसे, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मेडिकल फील्ड के भी हैं, पर हालांकि यार ये तो 9 मैट्रिक में भी पढ़ा है, सब नहीं पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटीज, सीक्वेंसेस सिंपल है, वो इतना मुश्किल नहीं है। आगे आएगा एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसमें चीजें आएंगी। लेकिन फिलहाल सिंपल है आपके पास कि सिंपली आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। सिंपल। Probability is usually expressed as a number between 0 and 1. Why? Because we are talking about percentage. तो आपको पता है जब आप 100% की बात करते हो तो नॉर्मली हम उसको 1 के हिसाब से लिखते हैं। तो 0 से 1 की दरम्यान होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती यहाँ पर, 100% से ऊपर कोई वैल्यू नहीं आती प्रोबेबिलिटी के अंदर। 0-1 का मतलब है 0 से लेकर 100% के दरमियान की हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज होती है। 0 से 1 बोलते हैं, 100% बोल रहा हूँ। जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी परफॉर्म किया है, पहले भी बहुत दफा परफॉर्म किया है। 0.6, 60 पे 0.60,
50 पे 50 होगा, 70 पे 70 होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, वापस 70 बन जाएगा, बाकी आगे परसेंट की साइन लगा देना। A probability of 0 means that an event will never occur, मतलब ये कभी पॉसिबल है ही नहीं कि ये परफॉर्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगेन रोलिंग अ टॉस, टॉसिंग अ कॉइन गेट्स 3। 3 क्या है? क्या ये 3 अकर हो सकता है? नहीं हो सकता। या चलो आपने वो क्या कहते हैं डेक जो होता है, क्या कार्ड डेक की बात कर रहे हैं, कार्ड डेक में से क्या ऊनो का कार्ड निकल सकता है? तो ऊनो का कार्ड निकलने की फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 अपॉन जितने भी आउटकम से आप लगा लो तो आपके पास 0 वैल्यू आएगी। अपॉन में 0 नहीं लगा सकते, वो मैथमेटिकली एरर बन जाएगा। 0 अपॉन आपने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल 52, तो आपके पास 0 की वैल्यू बन जाएगी। तो ऑटोमेटिकली कहने का मकसद कि ये इवेंट अकर हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मींस दैट एन इवेंट विल सर्टेनली हैपन, मतलब गारंटी ये ही परफॉर्म होगा, 100% गारंटी है कि यही आने वाला है इवेंट हमारे पास। तो ना 1 ना 0। एग्जॉस्टेड, हाँ एग्जॉस्टेड आप बोल सकते हो, एग्जॉस्टेड इवेंट होगा आपका, बिल्कुल, क्योंकि उसकी गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा, सर्टेन हैपेंस, ये लाजमी परफॉर्म होगा। A probability of 0.5 means the event will happen half the time, or that is as likely to happen as not to happen, मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये नहीं हो सकता, 50% चांस है। जैसे कि बारिश, ठीक है, बारिश भी कह सकते हो, क्वाइन की बात कर रहे हो, क्वाइन भी आप यहाँ पर कह सकते हो भाई 50% चांस है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। ना जब आप प्रोबेबिलिटीज के बारे में आपको समझ आया प्रोबेबिलिटी क्या है, तब हमारे पास कुछ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज भी होती हैं। सम आर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज, सम आर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज। ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एम्पिरिकल और क्या कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज भी निकलवाता हूँ आपसे, कि मुझे बताएं इसकी क्या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज होंगी या क्या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होगी, आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। पहले तो हम देखते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है क्या। Empirical probability, also known as experimental probability, it is probability measure that is based on observed data rather than theoretical assumption. It's calculated as the ratio of the number of times a particular event occurs to the total number of trials. Now remember one thing, when we're talking about empirical probability, ठीक है, empirical probability क्या होता है? चलो empirical से पहले थोड़ा सा theoretical देख लेते हैं, उससे आपको easily comparison हो जाएगा कि theoretical में और empirical में क्या। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज अ सिंपल प्रोबेबिलिटी जो आप लोग निकाल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, कैसे? लेट्स सी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड व्हेन ईच आउटकम इज इन अ सैंपल स्पेस इज इक्वली लाइकली टू अकर इफ वी डिनोट एन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट एज इवेंट ए, we calculate the theoretical probability of the event as theoretical probability of event equals to number of favorable outcomes divided by total number of outcome in the sample space, which as I have already told you कि आप कैसे probability निकालते हो theoretical probability। तो वो कैसे निकालते हैं कि number of favorable outcome कितने हैं आपके, divided by total number of sample space आपने रखा, तो इसका मतलब है कि ये इक्वली, सब इक्वल ही है, कुछ भी परफॉर्म हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ रोलिंग अ डाइस, ठीक है, तो आप कह रहे हो इक्वल चांस है सबके पास, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूँ 10 बार कहो, 10 बार करने के बाद बताओ अब किसके पास कितना चांस था? नहीं, फर्क आएगा, वही उसको मैं बताता हूँ अभी वो क्यों फर्क आएगा। अब वो बता रहा हूँ ना यार, तुम मुझे बताने देना। कहने का मतलब जब आप थ्योरेटिकल की बात कहते हो, थ्योरेटिकल में क्या है, सिंपल है, कंसीडर सिनेरियो ऑफ टॉसिंग अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स, आप 3 बार फेयर कॉइन, मैं फेयर की बात कर रहा हूँ, मैंने वर्ड यूज किया हुआ यहाँ पर फेयर कॉइन, मतलब which is equal for every single trial, हर ट्रायल के लिए वो सबके लिए दोनों आउटकम्स बराबर हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी को बायसनेस दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं हैड ही लाउंड किसी ना किसी तरीके से, ये इक्वल है, कुछ भी आ सकता है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यह भी मैं आपको एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है। कंसीडर you can say scenario of rolling 2 dice, what is the probability of getting a sum equals to 7? ये दो चीजें आपने मुझे अभी निकाल के दिखानी है, ठीक है। इन दोनों के बारे में कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की क्या होगी, बहुत सिंपल है, आप तो सेट बना लेना तो उसमें आपको पता चल जाएगा, मैं अभी बताऊंगा तो फायदा नहीं। सम ऑफ 7 का मतलब क्या होता है? देखो 2 + 5 भी 7 बनता है, 3 + 4 भी 7 बनता है, ठीक है। 1 + 6 भी आपके पास 7 बनता है, 6 + 1 भी 7 बनता है। तो कहने का मकसद क्या, यू कैन से पॉसिबिलिटी है कि ये आउटकम आ सकता है इन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब सब बराबर है, सबके सब बराबर हैं, सबके पास इक्वल चांस है आने का। लेकिन जब आप बात करते हो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की, यहां पर हम कोई थ्योरेटिकल अजम्पशन नहीं करते। आपने कहा एक डाइस को रोल करेंगे 6 आउटकम्स आ सकते हैं, हर आउटकम के आने का 1/6% चांस है, यह आपने अज्यूम किया, अज्यूम किया ना आपने। यहां पर आपने ये तो नहीं कहा कि मैंने देखा है। अगर मैं आपसे कहूं एक रोल करो उसको डाइस को, तो आप क्या ये कह सकते हो कि हर बार 6 बार चलाऊंगा हर बार अलग आएगा? क्या ये बोल सकते हैं? हो सकता है 2 बार सेम आ जाए, हो सकता है 4 बार सेम आ जाए, हो सकता है 6 के 6 बार सेम आ रहा। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन सी वैल्यू, बट व्हेन आपका ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो चुके हैं, डिफरेंट ट्रायल्स हो चुके हैं इसके, उसके बेसिस पे अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। अब ये एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इट इज अ प्रोबेबिलिटी मेजर दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा। थ्योरेटिकल क्या था? which was not based on observed data, वो एक assumption पे बेस्ड था कि हाँ हो सकता है कि सब आ सकते हैं एक एक बार। यहां पर हम कह रहे हैं ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं कि कौन सी चीज कितनी बार आकर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल here we are saying that it's calculated as the ratio of number of times a particular event occurred to the number of trials. Now what is the formula for empirical probability? It is the number of, you can say, times that a particular event, or you can say your favorable outcome occurs. For example, मैं आपसे कहता हूं 10 बार कॉइन को टॉस करें, मुझे चेक करना है हेड कितनी बार आता है। अब फॉर एग्जाम्पल 10 बार कॉइन टॉस करते वक्त 8 टाइम्स हेड आ गया, 8 टाइम्स हेड आपके पास आ गया, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स द पर्टिकुलर इवेंट अकर्स, डिवाइडेड बाय, यू कैन से, रेशो की बात कर रहे हैं ना हम, डिवाइडेड बाय, आप यहां पर क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, नॉट आउटकम्स। अब आ जाएगा ट्रायल्स, मतलब कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, 10 बार, तो ये हो गया आपका 8/10। तो आपकी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/10, ठीक है। दिस इज व्हाट एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इज, जो हम रेशो निकालते हैं ऑफ दी ऑब्जर्व डेटा के ऊपर, कि हाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर रेशो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, suppose that in our 100 tosses we got head 55 times and tails 45 times. What is the empirical probability of getting a head? क्या होगी इसकी? 100 टाइम्स हमने टॉस किया है, 55 टाइम्स आया है हेड और 45 टाइम्स आया है टेल। व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेयर? 55/100, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? अराउंड 5.5 की वैल्यू आ रही है, अराउंड 5.5, 5.5 को छोड़ दो, बस आप ये याद रखो 55/100 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि हमने 100 टाइम यहाँ पे जनरेट किया। तो रेशो अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो क्या होगा? 55/100, मतलब 100 ट्रायल्स में से 55 टाइम्स आपके पास हेड आ चुका है। इसी तरीके से लेट्स से यू हैव अ बैग विथ 50 मार्बल्स, हाँ
रिलायबिलिटी की बात ही नहीं है। एक अजम्पशन है वेयर एवरी सिंगल आउटकम हैज इक्वल possibility. Second one is the observed possibilities of getting different outcomes. Observed मतलब मैं देख रहा हूं, मैंने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया है विद डिफरेंट ट्रायल्स, अच्छा ये इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं वेदर के हिसाब से क्रिकेट मैच की बात कर लो, अब क्या कहोगे? कि वेदर अच्छा होगा क्रिकेट होगी, वेदर अच्छा नहीं होगा तो क्रिकेट नहीं होगी, ठीक है। पर अगर देखा जाए तो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होती, जैसे ही वेदर खराब होता है तो पॉसिबिलिटी ये भी तो है वेदर खराब है कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी हम क्रिकेट परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व डेटा देखो सर, तो ऑब्जर्व में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ही आपका वेदर खराब होना शुरू हो जाएगा क्रिकेट परफॉर्म नहीं की जाएगी। अगर आप यहाँ पर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालो कि क्रिकेट खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा तो 1/2 है, सिंपल। लेकिन अगर आप एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालो तो आप कहोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती। वैसे तो 1/2 थी ना, 50% चांस, भाई 50% चांस आप कह रहे थे ना यहाँ पे, पर यहाँ पे तो 50% चांस दिखेगा ही नहीं आपको। आप जाएं सर्च करें, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि जैसे वेदर खराब हुआ क्रिकेट मैच खत्म या रोक दिया जाएगा। गलत नहीं है ना, वहां पर सबको इक्वल चांस दिया हुआ, इक्वल पॉसिबल रेशियो या फिर इक्वल पॉसिबिलिटी सबके पास अवेलेबल है, और वो अजम्पशन है, वो सिर्फ आपने अज्यूम कर लिया। यहां पर हम ऑब्जर्व वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं, और इसके हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप 100 बार कॉइन को टॉस किया, आपने 80 टाइम्स हेड आया, तो क्या ये कॉइन फेयर है? कैसे फेयर? फेयर नहीं है ना ये, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 80 टाइम्स आपके पास हेड आया है। नहीं ना, देखो आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें, ठीक है, अजम्पशन क्या है 1/2, मतलब 50% चांस है कि हेड आ सकता है, 50% चांस है कि टेल आ सकता है। अगर हम ट्रायल परफॉर्म भी करेंगे तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि 100 में से 50 बार आना चाहिए हेड, 50 बार आना चाहिए टेल, लेकिन यहाँ पर 80 टाइम्स हेड आ रहा है, इसका मतलब आपका ये जो कॉइन है ये आपका फेयर नहीं है। अब इसको जरा डेटा साइंस से जोड़ के दिखाता हूँ, इसको कैसे बड़ा करोगे? सैंपल आपका हेड और टेल ही आ सकता है, इसके अलावा क्या आएगा? नहीं, आउटकम तो आपका हेड और टेल ही है ना, सैंपल स्पेस, उसको ट्रायल कहते हैं। आप 1000 बार करो, आप 1,00,000 बार करो, आपने 1,00,000 बार किया, आपको दिख रहा है कि आपके पास 80,000 टाइम्स हेड आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या ये फेयर है? इट इज नॉट फेयर। ये 100 में भी फेयर नहीं था, 80 1,00,000 पे जाने की जरूरत नहीं थी। ये आपके पास 100 में से 80 दफा आपके पास फॉर एग्जाम्पल हेड आता है, ये फेयर नहीं है। इसको जरा थोड़ा सा डेटा साइंस आपके इस कोर्स से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आप कह सकते हो, अभी तो कह सकते हो सर ये पता नहीं इसका क्या कनेक्शन है यहाँ पर। आपने एक मॉडल क्रिएट किया, मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है दो चीजें, या तो डिजीज है या तो डिजीज नहीं है। मॉडल ने 100 बार आपने उस मॉडल को रन किया, 100 बार में से उसने 80 बार बोल दिया इसको डिजीज है, क्या वो मॉडल फेयर है? दिस इज व्हाई वी आर लर्निंग प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि आपको चेक करना है कि क्या मेरा मॉडल फेयर परफॉर्म कर रहा है। जब आपका मॉडल फेयर परफॉर्म नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, तो वो मॉडल में मसला है, आप उस मॉडल को चेंज करोगे, या आपके डेटा क्लीनिंग में मसला है, या आपके डेटा एनालिसिस में मसला है, कहीं ना कहीं कुछ तो इशू है जिसकी वजह से आपका मॉडल फेयर परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये प्रोबेबिलिटी आप जब निकालोगे तो पता चलेगा ना। अब ये सेम चीजें मैं थोड़ा सा नीचे परफॉर्म करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल उसी सेम चीज को ऊपर परफॉर्म करते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ रैंडम सैंपल ऑफ हेड एंड टेल विथ 100 साइज, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया है। मैंने नीचे कुछ अलग अलग टास्क भी आप लोगों को परफॉर्म करने को कहता हूं। यहां पर आपने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। Now, if I am saying what is the, you can say empirical probability of your
हाँ सॉरी, हेड और टेल जो भी आप निकालना चाहते हो, ठीक है। अगर आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करो तो वो तो आपको पता है, सिंपल है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आपको सिंपली क्या परफॉर्म करना है यहाँ पर, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होनी चाहिए यहाँ पे, 1 लेंथ ऑफ SS1, ऐसे ही है ना, वेरिएबल है ना ये, सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है भाई, हेड और टेल आएगा। यहाँ पर मैंने रैंडम चॉइस किया है, ठीक है। 100 टाइम्स आना चाहिए, 100 टाइम्स मैंने इस ट्रायल को रन किया। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, 100, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पर सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस आप लेंथ के हिसाब से निकाल सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉट नम5 सर्च का ऑप्शन क्यों नहीं है, आपका जो ब्राउज़र है उसी में सर्च का ऑप्शन है, और ब्राउज़र में भी है और आपके जुपिटर में भी है। वही कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर, ये आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है, 0.5, लेकिन जो आपकी इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी आ रही है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो कितनी आ रही है, 0.54। इसका मतलब 100 में से 54 टाइम्स आपके पास क्या आया है, हेड आया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप इजीली चेक कर सकते हो, वैसे चेक करने की जरूरत थी तो नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल मैंने डायरेक्ट निकाली है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर भी सकते हो बाय अप्लाइंग योर फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला था क्या, नंबर ऑफ टाइम्स ये कितनी बार अकर हुआ है और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ आप उसको डिवाइड कर दो। मैं दोबारा यहाँ पर प्रिंट करके आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली वैल्यू काउंट लगाऊंगा, अगर मैं सिंपली वैल्यू काउंट लगाता हूँ यहाँ पर हेड का, तो आप देख सकते हो हेड का वैल्यू काउंट कितना आ रहा है, ये बार बार 52 इसलिए हो गया क्योंकि अब नया रैंडम स्पेस बना है, ठीक है। तो अब आपके पास अपना वैल्यू काउंट कितना आ रहा है, 52। अगर मुझे इसकी इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्या, वैल्यू काउंट आपने यहाँ पे लगा दिया कि ये वैल्यू कितनी बार अकर हुई है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे, 100, तो आपके पास ऑटोमेटिकली इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ये नहीं करना आपने तो सिंपली आप क्या करो, वैल्यू काउंट के अंदर एक आपके पास पैरामीटर होता है जिसका नाम है नॉर्मलाइज, इक्वल्स टू ट्रू कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास दी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। ये जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है उसके हिसाब से। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.49 वैल्यू। अगर 10 बार परफॉर्म किया आपने एक चीज, फॉर एग्जांपल योर वैल्यू योर लिस्ट और एरे कंटेन्स 10 वैल्यूज, उस 10 में से कितना परसेंट एक वैल्यू है, कितना परसेंट दूसरी वैल्यू है, कितना परसेंट तीसरी वैल्यू है, तो ये चीज निकाल के देता है। सिंपल, जब आप काउंट लगाओगे तो वो वैल्यू काउंट करके देगा कि इतनी बार वो आया है, पर उसकी परसेंटेज नहीं बताएगा कि टोटल में से कितनी परसेंटेज है वो। अब ये 100 था ना, इसमें तो आपको सेम नजर आ रहा होगा भाई 49 है तो वहां भी 49, इस 100 को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 150 कर देता हूँ, अब आपके पास चेंज आएगा क्योंकि अब 100% इज 150, अब 100% 100 नहीं है, ये याद रखो। इसको पूरा बंद करूंगा तो पता चलेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखो आपके पास वैल्यू काउंट कितना आ रहा है, ये 100 से डिवाइड किया हुआ मैंने काम, ये इसको तो हटाओ साल, दोबारा चला दिया। वैल्यू काउंट कितना आ रहा है, 68,
लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है? 0.45। क्यों? क्योंकि अभी ये अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के दे रहा है टोटल की, कि टोटल आउटकम में से हेड की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी परसेंटेज है, तो वो प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल के दे रहा है। डायरेक्ट आप नॉर्मलाइज से निकाल सकते हो। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। हमने वैल्यू काउंट कितना था वहां पे? 63 था। इसी को मैं डिवाइड कर देता हूं। टोटल ट्रायल्स कितने? सेम आ गया। तो फॉर्मूला वही है, वहां पर वो डायरेक्ट निकाल के दे रहा है, आप चाहो तो फॉर्मूला में भी अप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ पर फिर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मालूम होनी चाहिए। अगर आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं मालूम, आप लेंथ फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं, उससे कोई कर सकते हो। कितनी बार नहीं, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर इवेंट, वो जो इवेंट अकर हुआ है इस कंप्लीट डेटा या सैंपल में से, उसमें कितनी बार अकर हुआ है, ठीक है, वो तो काउंट हो गया, लेकिन क्या परसेंटेज है उसकी, वो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। अभी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया, ठीक है, समझ आ गया। अब एक टास्क मैं आपको देता हूं, मुझे इसकी थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल निकाल के दो। मुझे मत बोलना नीचे करो, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने 10 चीजें तो निकाली हैं, लेकिन चलो। सिनेरियो इज अ बैग हैज 3 balls and 3 red balls, 5 blue balls, 2 green balls. What is the theoretical probability of picking up blue ball? एक आपका बैग है, इस बैग के अंदर आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। अब मुझे निकालना है व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो वो क्या होगा? 5/10। सिंपल, 5/10। अभी खुद से मत लिख देना 5/10, इसी में से निकालना है। पहले एक सैंपल स्पेस जनरेट करवाएं, ठीक है। यू कैन यूज रैंडम डॉट चॉइस। आप यहां पर हेड टेल की जगह रेड, ब्लू और ग्रीन लिख सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट आपने करना क्या है? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी है कि यही सेम चीज 10,000 बार परफॉर्म किया मैंने विथ रिप्लेसमेंट। रैंडम नहीं निकाला, सिमुलेट ड्यूरिंग 10,000 टाइम्स और 10,000 balls randomly, estimate the probability and compare with others। हाँ, डॉट सीरीज में कन्वर्ट किया ना, क्योंकि मुझे इसके ऊपर वैल्यू काउंट अप्लाई करना था, और ये सिंगल है ना, सिंगल डायमेंशन में सीरीज बनेगी ना, मल्टीपल डायमेंशन होगा तो आप डेटा फ्रेम बनाओगे, ठीक है। 10,000। हाँ, लैपटॉप बर्दाश्त कर लेगा, लैपटॉप 15 मिलियन तक का डेटा बर्दाश्त कर लेगा, टेंशन नहीं होगा, किसे डेटा है, और ये 1 2 3 आज भी क्या होगा? आउटलायर नहीं, आउटलायर नहीं आता रैंडम चॉइस में ना, है ना, तो आउटलायर नहीं आता, क्योंकि आपने इसको बोला है कि ये 2 ही आ सकते हैं, चॉइस की है, तो वो रैंडम वो बी सी नहीं लिखा। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू होती ना, तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ आउटलायर आ सकता है, और ये न्यूमेरिकल तो है ही नहीं। एक मिनट रुको, इसको तो बंद करूं। आप आपस में ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर। सिंपली ब्लू मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, प्लस ग्रीन मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, 2 है तो फिर से कर देते हैं, येलो ब्लू कर दिया,
कहने का मकसद हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, ग्रीन की, ब्लू की वैल्यूज 5 है, रेड की वैल्यूज हमारे पास 3 है। अब अगर मुझे यहाँ पर जो सीरीज चाहिए थी, मैंने क्या किया, एक सीरीज में इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर मुझे थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी निकालनी है, मैंने सिंपली क्या किया, एसएस वैल्यू काउंट ब्लू का निकाला, डिवाइड बाय टोटल नंबर 10 थे तो डिवाइड बाय 10, तो आपके पास थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी, जो ये आपको नजर आ रही होगी। सॉरी वो सो यहाँ से क्योंकि 10 पे चल रहा था। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 0.5, क्योंकि 5 ब्लू थे और टोटल 10 हमारे पास बॉल्स थे, तो 5 डिवाइड बाय 10 करोगे आप तो आपके पास ऑटोमेटिकली अगेन 1/2 की वैल्यू आ जाएगी, व्हिच इज इक्वल टू 0.5। फिर हमने यहाँ पर रेड की एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, एक दोबारा से रैंडम चॉइस जनरेट किया, व्हिच इज बेसिकली योर राउंड वैल्यू, वेयर यू कैन सी दैट कि हमने यहाँ पर हमारा कंप्लीट सैंपल स्पेस और साइज हमने यहाँ पर 10,000 चॉइस के अंदर रख दिया था, तो 10,000 हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसकी दोबारा सीरीज क्रिएट की हमने, इसी सीरीज के ऊपर हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक लूप चला दिया, आपने अलग अलग चलाना चाहे अलग अलग भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लूप चलाते वक्त मैंने इसको बोल दिया कि भाई बॉल आपके पास यूनिक कर दिया, तो आपके पास एक रेड आ जाएगा, एक ग्रीन आ जाएगा, एक ब्लू आ जाएगा, 3 बार चल जाएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जनरेट की, जिसके अंदर मैंने बॉल का नाम लिख दिया, साथ में राउंड वैल्यू डॉट वैल्यू काउंट नॉर्मलाइज ट्रू विथ बॉल, जो अगर रेड आएगा तो रेड उठा लेगा, ब्लू आएगा तो ब्लू उठा लेगा, ग्रीन आएगा तो ग्रीन उठा लेगा, साथ में 2 फैक्टोरियल पॉइंट्स तक मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी आ रही है किसकी, प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा एक्सपेरिमेंट बड़ा फेयर परफॉर्म हुआ है, यू कैन सी दिस, ये बहुत ज्यादा फेयर परफॉर्म हुआ है। अगर थोड़ा सा इसको हम दोबारा से रन करते हैं, सिर्फ फेयर है यार, मतलब फेयर तो नहीं है लेकिन फिर ठीक है, वेरी गुड यार। हाँ थोड़ा सा तो नहीं हुआ। तो कहने का मकसद यहाँ पर रैंडमली जनरेट हो रहा है, जिससे जैसे आपके पास वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास जब 5 टाइम्स ब्लू आ रहा है तो ब्लू अकर होने का चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 50% चांस नजर आ रहा है। आई होप समझ आ गया। अगर आप इस चीज को विजुलाइज करना चाहते हो तो आप विजुलाइज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू के अंदर हमने दे दिया यहाँ पर हमारे सारे इंडेक्सेस, और यहीं पर वैल्यू काउंट में मैंने सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास ब्लू का वैल्यू काउंट कितना आ रहा है, अराउंड 50%, रेड का वैल्यू काउंट कितना आ रहा है, अराउंड 31 या 32% तकरीबन आ रहा है, 31% ये रहा। ग्रीन का कितना आ रहा है हमारे पास, अराउंड 20%, तो ये बिल्कुल 20% है। आपस में ज्वाइन कर दिया है भाई लाइन प्लॉट, आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, सब और बेसिकली हमने यहाँ पर इसको प्लॉट करके बता दिया कि हमारे पास जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स या 10,000 टाइम्स परफॉर्म किया हमने, तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू कितनी बार या कितनी परसेंटेज के ऊपर आ रही है, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल सही, क्या बात होना चाहिए, 1 तक तब जाएगा जब वैल्यू ही नहीं है 1 तक की, तो कहाँ से जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्रिएट कर देगा नया पार्टीशन ऊपर। जब आपके पास 100% नहीं है, पर यू 100% पूरा है ना, ऐसे थोड़ी है, तो ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे आपके पास एक 50% पे आ रहा है, 30% पे आ रहा है, 20% पे आ रहा है। हाँ ये विजुलाइजेशन सही है। हाँ इसको आप और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, पाई चार्ट बनाना चाह रहे तो आप पाई चार्ट बना लो, तो पाई चार्ट इससे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छा नजर आएगा आपको, क्योंकि इसका परसेंटेज शो की सुविधा हो सकती है, तो आप इजीली परसेंटेज भी शो करवा सकते हो, तो पाई चार्ट यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो वैल्यू काउंट ही तो लगाया है, वैल्यू काउंट ही तो लगाया है हमने। इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। आगे चलते या एक और दूं, चलो आगे चलते।
आई सिंपल है यार, इतना अब इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करनी है, इतना मुश्किल तो नहीं है, सिंपल आपने एक यूज़ करना, फॉर्मूला भी बहुत आसान है, इसका अगर याद करने को पड़ेगा तो इतना मुश्किल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रैंडम वेरिएबल। अच्छा, रैंडम वेरिएबल नाउ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर देखो साथ। रैंडम वेरिएबल इज द नेक्स्ट टॉपिक हियर। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? द वर्ड वेरिएबल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा यहाँ पर। दिस इज नॉट द वेरिएबल जो आप समझ रहे हो, मतलब आप सोचते हो कि वेरिएबल मतलब किसी टाइप का डेटा कहीं पर स्टोर हुआ होगा, किसे कहीं ना कहीं हम उसको चेंज कर रहे होंगे। नो, जब आप रैंडम वेरिएबल की बात करते हो, दिस रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। ये कोई वेरिएबल या कोई डेटा स्टोर करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हियर। In the context of probability theory, a random variable is a function that maps the outcome of a random process known as the sample space to a set of real numbers. For example, what came when we are talking about red, blue, green? यहाँ पर आपके पास जो आउटकम आएगा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, या मल्टीपल टाइम्स हमने इसको यहाँ पर परफॉर्म किया था, जो आपके पास सिंगल ट्रायल पे आउटकम आएगा वो क्या आएगा? या तो रेड आएगा, या तो ब्लू आएगा, या तो ग्रीन, पर रेड लिखा हुआ आएगा। टेल हेड पे भी देख लो, चलो यहाँ देख लो, आपके पास यहाँ पर आपके पास पॉसिबल आउटकम वन ट्रायल के ऊपर क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो ट्रेल आएगा, लेकिन ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। आप इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आप इसके साथ कुछ दूसरा फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो आपके पास ऑब्जेक्ट वैल्यू आ रही है या फिर आपके पास स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है, आप इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। रैंडम वेरिएबल क्या करता है? इसी आउटकम को मैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो आउटकम आपके पास आ रहा है उसको मैप करो। फॉर एग्जाम्पल हेड टेल आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर हेड आए तो उसको 0 बना दो, अगर टेल आए तो उसको 1 बना दो। दिस इज अ फंक्शन विच converts or which is applied on the outcome of your random experiment. ये वो फंक्शन है जो आपके आउटकम के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, जो आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द इनपुट टू द फंक्शन इज एन आउटकम फ्रॉम द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम प्रोसेस, और यू कैन से रैंडम एक्सपेरिमेंट। The output is the function is a real number that we assign to each possible outcome. For example, head आया तो आपने उसको असाइन कर दिया 0। For example, आपके पास tail आया तो आपने उसको असाइन कर दिया 1। Now, what is the importance of this random variable here? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने लास्ट टाइम एक दो मैंने कुछ डेटा सेट आपको दिखाए थे, जिसमें आपके पास हर डिजिटल सेट भी मैंने आपको ओपन करके दिखाया था, एक रियल डेटा सेट भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर ओपन करके। उसके अंदर हमने एक चीज नोट की थी कि हमारे पास एक कॉलम था, इसका नाम था जेंडर, जिसके अंदर लिखा हुआ था मेल और फीमेल। अब मेल और फीमेल के ऊपर मैं क्लासिफिकेशन नहीं परफॉर्म कर सकता, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो तो स्ट्रिंग वैल्यू है। मुझे कोई मैथमेटिकल एल्गोरिथम अप्लाई करना है टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, टू गेट सम न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मेल और फीमेल, इस पर मैं कैसे अप्लाई करूं कोई फंक्शन? द वर्ड लिखा हुआ है मेल MELE, फीमेल लिखा हुआ है FEMALE आपके पास लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकता। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या करेगा? इट्स अ फंक्शन जो इसी को कन्वर्ट करेगा। क्या हमने कहा? अगर 1 आता है तो मेल है, अगर 0 आता है तो फीमेल है, या फिर 0 आता है तो मेल है और 1 आता है तो फीमेल। पहले वाला सही था, मुझे पता था कोई बोले ना बोले एक तो बोलेगा। कहने का मकसद यहाँ पर कि आप यहाँ पर इसको अगर मैप करना चाहते हो, यू कैन अप्लाई रैंडम वेरिएबल, जो बेसिकली आउटकम ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट को कन्वर्ट करता है या मैप करता है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू कैन से अ रियल नंबर के अंदर। रैंडम एक्सपेरिमेंट दो किस्म का हो सकता है, या तो वो कंटिन्यूस होगा या तो वो डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट मतलब कंप्लीट वैल्यू, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस वैल्यू, मतलब जो पॉइंट में वैल्यू आपके पास आ रही है।
डिस्क्रीट में आपके पास क्या हुआ, टोटल वैल्यू आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट to output in the function of a random variable is determined by how we choose to define the random variable, and the choice of how to define a random variable often depends on the specific aspect of the random process or event that you are interested in studying. For example, मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था। डिस्क्रीट कल समझाया था ना आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्योंकि आपके पास कंप्लीट वैल्यू आ रही है, डिस्क्रीट वैल्यू है, ठीक है, कंटिन्यूस में चली जाए। और फिलहाल आप इस पर ध्यान दें, सिंपल डेफिनेशन ये आपके पास ये पूरा सिलेक्ट क्यों गया, you can see this. Consider a scenario of tossing a fair coin 3 times, find the probability of getting exactly 2 head, oh sorry second वाला देखो, 1 वाला नहीं, second वाला देखो, ये वाला। Consider scenario of rolling 2 dice, what is probability of getting a sum of 7? For example, if I am saying दो आप क्या कह रहे हैं, डाइस को रोल कर रहे हो तो क्या 7 आ सकता है? इट्स इम्पॉसिबल कि 7 आए, क्योंकि 7 वाला साइड है ही नहीं हमारे पास। हमने क्या करना है, दो वैल्यूज आएंगी, उनको सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी अगर 7 होती है तो वो आपकी इवेंट कहलाता है, पर जो दो वैल्यू आएंगी उन दोनों वैल्यू में से कोई भी 7 नहीं होगा। तो अब हमें इसको 7 बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करता हूं, जो भी आउटकम आता है उसको उठाया, एक फंक्शन को दिया, उस फंक्शन ने उन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद मेरे को रिटर्न में एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी, व्हिच इज 7 6 5 4 3 व्हाटएवर वैल्यू बन रही है। 1 + 2 होगा 3 बन जाएगा, 1 + 1 होगा 2 बन जाएगा, 1 + 4 होगा 5 बन जाएगा, 4 + 2 होगा आपके पास 6 बन जाएगा। तो ये जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो मुझे रिटर्न कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। अब मैं ये आउटपुट चेक कर रहा हूं ऑफ रैंडम वेरिएबल, जिसने उसको कन्वर्ट किया, उसको मैप किया, वो मैपिंग वैल्यू मेरे पास आई, मैंने उसको मैच किया, अगर 7 आता है तो दिस इज माय आउटकम। और मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया, मतलब वही तो कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल आई हैव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेरिमेंट है आपके पास, रोल अ डाइस ट्वाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर इक्वल्स टू 7। हमने यहाँ पर 2 बार परफॉर्म करना है, ठीक है। दूसरा क्या, ट्रायल, अच्छा ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। ट्रायल क्या, 100 टाइम्स एंड फाइंड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर गेटिंग सम ऑफ 7। ये बाद में एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की बता रहा हूँ, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग हियर, यू नो वेरी वेल, जब आप 7 की बात करोगे तो 7 कितनी बार बन सकता है भाई, यहां पर हमने कहा कि आपने ट्वाइस करना है ना, तो टोटल कितनी बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, ठीक है। लेकिन टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 6 × 6 36 आएंगे ना आपके पास, अलग अलग कॉम्बिनेशन 36 कॉम्बिनेशन आएंगे आपके पास, 3/36 ये आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बन गई। क्यों, क्योंकि 36 में से 3 बार ही 7 बन सकता है। समझ नहीं आया, एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले आप सिंपली एक्सपेरिमेंट की बात करो, मैं आपको रैंडम वेरिएबल बना के दिखा रहा हूं, अभी समझाता हूं, ठीक है। फिलहाल हम देख रहे हैं सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट है कि रोल अ डाइस ट्वाइस, 2 बार एक साथ बनकर रोल करो। आपने 2 बार रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के 7 आ रहा है सम, एक कैसे होगा, 6 + 1 7 बन सकता है, 4 + 3 7 बन सकता है, 5 + 2 7 बन सकता है, 3 हो गया ना, 6 + 1 5 + 2 3 + 4, उसके अलावा क्या है, दोबारा बोल रहा हूँ, 6 + 1 तो 1 + 6 एक ही बात हो गई ना, 6 + 1 उसके अलावा आपका
हाँ कर रहा हूँ, इनको यही नहीं समझ आ रहा, तुम एक्स एंड वाई पे डालोगे तो उधर ही कंफ्यूज हो जाएंगे ये। अब मैं बोलूँ एक्स पे, पहले एक्स पे अगर एक्स 3 है वाई 4 है तो 7 बनेगा। अब ये बोल सर एक्स क्या है, ऐसे नहीं करो अलग है, सबर तो कर जा। कहने का मकसद, अगर आप फॉर एग्जाम्पल रन करते हो, आपके पास टोटल आपके पास 3 पेयर्स बन सकते हैं, सबर करो सुन लो। नंबर 1 6 + 1, नंबर 2 5 + 2, नंबर 3 3 + 4। अब इसके उल्टे कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो आप, 6 हो गए। टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 6 × 6 36, तो 6 डिवाइड बाय 36, इट इज योर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यही है ना आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर। लेकिन जब आप बात करते हो इंपेरिकल की, तो हमने यहाँ पर इस ट्रायल को 100 टाइम्स ट्राई किया, इस एक्सपेरिमेंट को 100 बार ट्राई करने के बाद हमें निकालना है कि भाई अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 का सम आ रहा है, और इन सब के लिए पहले 7 बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, पहले हमें 7 बनाना पड़ेगा। हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिंपली एक रैंडम इंटीजर जनरेट किया है फ्रॉम 1 से लेकर 7 तक, जिसका साइज है 101 लिखा है, मैं 100 कर देता हूँ। 1 इसलिए लिखा था समझाने के लिए, लेकिन चलो पहले ये हो जाए तो फिर मैं आपको, अब 100 मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल। तो अब हमारे पास मैंने क्या किया, 1 से लेकर 7, तो 7 आपको पता है अपर बाउंड हमेशा 1 माइनस में स्टॉप हो जाएगा, तो 1 से लेकर 6 तक की आपके पास यहाँ पर रेंज है, और इस रेंज में मैंने तकरीबन 100 टाइम्स इसको ट्रायल्स दिए, मतलब साइज चाहिए मुझे। रैंडम सीड जब आप देते हैं तो इसका मतलब होता है कि रैंडमली, मतलब कि आप शफल कर रहे हो ना, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 42 टाइम्स करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अब जब मैंने रैंडम सीड कर दिया ना, अब आपके पास, अब मैं इसको जितनी बार भी रन करूं वैल्यू सेम ही आएगी, बार बार नया रैंडम नहीं बन रहा होगा। रैंडम सीड 42 मतलब 42 टाइम्स उसने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो मुझे दे दो, बस काफी है मेरे लिए। 42 ही क्यों दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि 42 नंबर मोस्टली यूटिलाइज किया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंट्स इन साइंटिफिक वे, ठीक है, बाकी इसका कोई दूसरी वो नहीं है। अबे 42 नहीं है भाई, ये लो बस खुश मिटा दिया। सीड का मकसद क्या है, ये जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना उस वक्त सवाल नहीं करते हो, जब इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर याद आता है सर ये सीड क्या था। मैं आपको गारंटी के साथ दिखा सकता हूँ, मैं पिछले उसमें चला गया लेक्चर्स में, उसमें ये सीड मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। वहां पर भी 42 मिल गया, फिर क्या करोगे, यही तो समझा रहा हूं, जब आपसे पढ़ाया जाता है उसका कुछ, अब ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, इसका प्रोबेबिलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ भाई सिंपल है, रैंडम सीड और रैंडम स्टेट एक ही चीज है कि आपके पास रैंडम स्टेट कितनी बार आ रहा है, ठीक है, दैट्स इट। रैंडम जो आपके पास रैंडमाइज कर रहे हो आप, तो कितनी बार शफल करने के बाद रैंडमाइज कर रहे हो। नाउ व्हाट इज, क्या पढ़ा रहा था, रैंडम वेरिएबल, ओके। नाउ यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने क्योंकि हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, रोलिंग डाइस ट्वाइस, 2 बार कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 डाइस का यहाँ डिफरेंट रैंडम वैल्यूज जनरेट कर दी है, ठीक है, डाइस 1 की, डाइस 2 की, फ्रॉम 1 to 6 की रेंज आपके पास है, 7 की रेंज लिखी हुई है, आपको पता है अपर बाउंड हमेशा -1 पे स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ट्रायल्स के ऊपर वो चीज 100 ट्रायल्स, वेयर व्हाट इज वैल्यू x हेयर, यहाँ पर वैल्यू x है क्या, दिस इज द रैंडम वेरिएबल x। अब ये रैंडम वेरिएबल कर क्या रहा है, ये मुझे वो 7 की वैल्यू निकाल के दे रहा है, कैसे,
एक वैल्यू उठाई डाइस 1 से, एक वैल्यू उठाई डाइस 2 से, दोनों को सफर किया, मतलब दोनों को सम किया। सम करने के बाद आपके पास वैल्यूज आ गई सबकी। अब ये जो वैल्यू है हमने क्या किया, इसको दोबारा से वैल्यू 7 जो हमें चाहिए थे उसको अलग कर दिया। जब आप इसको अलग कर दोगे, यहां पर क्या लिखा हमने कि टपल ऑफ वेयर वैल्यू x इज इक्वल टू 7, जब वो 7 के बराबर हो तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अब जितनी बार भी ट्रू आ रहा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ट्रू को सम कर दिया, आपको पता है ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 को सम करोगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ 7 आ जाएंगे। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हिच इज 6/36। तो आपने यहाँ पे निकाल दिया, मैं डायरेक्टली लिख दिया। आप चाहो तो वहां से काउंट करवा के भी लिख सकते हो। उसके अलावा हमारे पास एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बेसिकली कैसे काम करती है, वेयर यू कैन सी दिस कि हमारे पास वैल्यू 7 डॉट सम वॉट एवर द वैल्यू 7 सम आपके पास आता है उसको डिवाइड बाय हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से कर दिया। तो अब आपके पास एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। आप चाहो तो यहाँ पर हिस्टोग्राम भी जनरेट कर सकते हो, वेयर यू कैन सी दैट हमारे पास रेंज कितनी है 2 से लेकर 14 तक, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। 14 तक वैल्यू जा सकती है या नहीं जा सकती, 6 12 तक जा सकती है, सॉरी। तो मैंने 14 तक बना दिया ताकि हिस्टोग्राम थोड़ा सा बड़ा नजर आए, आपके पास 12 पूरा नजर आ जाए 2 से लेकर 12 तक। अगर मैं 12 तक रखता तो वो इधर आके रुक जाता ना, 14 पे ले गया ताकि आगे चला जाए। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर 2 की वैल्यू भी आई है, 4 की वैल्यू भी आई है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू को आपका क्या कहते हैं वैल्यूज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं कि 2 वाली कितनी बार आई है, यहाँ पर हमारे पास 4 वाली कितनी बार आई है, 6 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। उसके अलावा हमारे पास 7 8 10 जो भी आपके पास सारी वैल्यू जो आपके पास आ रही है। हमें क्या देखना था, हमें देखना था 7 का। तो ये रही आपके पास, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और 7 क्रिएट कर दी थी ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारे पास 7 की वैल्यू किस जगह पर आएगी। इसी जगह पर आपके पास 7 की वैल्यू आनी चाहिए और ये हमारे पास अराउंड 17 के आसपास आ रहा है। नाउ हियर यू कैन सी आपकी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी 17 आ रही है। लेकिन क्यों 17 आ रही है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 है। वैल्यू तो चेंज करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। 100 है ना, अब 100 पे 100% के हिसाब से निकालूंगा तो वो तो सेम ही आएगा तकरीबन। तकरीबन क्या गारंटी सेम आएगा पॉइंट में वैल्यू। तो आप फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको हम कर देता हूँ 101, तो आपके पास इजीली वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आपके पास एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 15 8, ठीक है। और ये 7 में आपका आना चाहिए इतना, थोड़ा सा फर्क है लेकिन ठीक है। ये आपके पास इधर आ रहा है और 15.8 समथिंग इधर होगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ना, 150 कर देते हैं, तो नजर आ जाएगा डिफरेंस। अब देख लो आप 7 की वैल्यू कितनी आ रही है, अराउंड 20 से प्लस आ रही है, लेकिन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी अभी भी आपके पास 16 आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर ये गारंटी नहीं होती कि आपका क्या कहते हैं जितनी बार अक्कर हो रहा है वो और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दोनों सेम हो। इट इज नॉट ट्रू कि ये पॉसिबल हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी हमेशा डिफरेंट होती है, वो सेम उस पोजीशन पे होती है जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 है। जाहिर सी बात है 100 पे आप परसेंटेज पे डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो सेम ही निकलेगी, तो इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ आ गया। और रैंडम एक्सपेरिमेंट और रैंडम वेरिएबल समझ आ गया। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आज के लिए बहुत है क्या, ये बहुत टाइम है यार। चलो आज के लिए बहुत है, क्योंकि आगे अब ये सारा एक ही दिन का है। अच्छा एक चीज और है, मैं इसको एक मिनट बंद करूँ।